व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जो खबर लीक हुई मुबैना तौर पर हुकूमत की साइड से, जिसमें आर्मी चीफ, DGI और पूरी अफवाज पाकिस्तान को मेलाइन किया गया, उसको टेररिज्म का एक ये कहा गया कि वो टेररिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। उनकी तमाम एफर्ट्स को फ़ौज की ऑपरेशन ज़रब अज़ब की और दूसरी एफर्ट जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है उसको न्यूलीफाई किया गया। पूरी दुनिया में जगहसाई हुई पाकिस्तानी फ़ौज की। हिंदुस्तान के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ इस खबर को लेकर लीड बनी। उस खबर का थोड़ा बहुत जो सामने आया है, हमारे सामने जो एक रिज़ल्ट आया वो ये था कि परवेज़ रशीद साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया फ़िलहाल, और उनको उनकी वज़ारत सबकदोश कर दिया गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात बड़ी अहम वज़ारत होती है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और उनकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लोग ये सवाल पूछते हैं किस तरह मुमकिन है, और जिस तरह का अंदाज़ हुकूमत है नवाज शरीफ साहब का, कि उनसे पूछे बगैर इतनी बड़ी खबर जो है उसको वज़ीर इत्तलात ने बाहर भेज दिया। आज के हमारे मेहमान बड़े अहम हैं, इन तमाम मामलात पर हिस्सा ना सिर्फ देखा है बल्कि इनका हिस्सा रह चुके हैं, बतौर आर्मी चीफ, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान, बतौर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा जनरल साहब के ये जो इस तरह की खबर जो लीक हुई, इसका जिस तरह पाकिस्तान में नेगेटिव, दुनिया भर में पाकिस्तानी फ़ौज का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, फ़ौज अगर आप फ़ौज में होते हैं या फ़ौज के मुतालिक आप जानते हैं जितना, क्या रिएक्शन होगा फ़ौज का, और फ़ौज के लोग क्या सोचते होंगे हुकूमत के बारे में? ज़ाहिर है वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। इस किस्म की चीज़ें लीक आउट, अनफॉर्चुनेटली वो कारगिल में भी यही हुआ था कि अखबारों में आ रहा है कि जी फ़ौज ने कहा है कि हमें विदड्रॉ करवा दो। अब कोई मैंने नहीं कहा था, ना कुछ बात हुई थी, खुद ही इन्होंने डिसाइड किया। अब वही उसी किस्म की बातें, खुद ही इनके कोई प्लान या मंसूबे होते हैं कि फ़ौज को शायद लेट डाउन किया जाए या जो कुछ किया जाए, तो ये चीज़ें लीक होती हैं। वरना वहाँ जैसे मुझे पता है, मैं भी अखबारों से देख रहा हूँ या टीवी पे सुन रहा हूँ, 5 लोग बैठे हुए हैं जिसमें चीफ और DGI और इनके साथ इसाक डार, प्राइम मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब। ना इन 5 में से किसने लीक आउट किया? मतलब इज़ क्या लीक किया किसी ने, इंडिविजुअल ने, या क्या ये मंसूबा था, एक सोचा समझा मंसूबा था? बहुत ही गंद है, दिस इज़ डर्टी एंड आई थिंक मुल्क में, हुकूमत में और आर्मी में इस किस्म के डिफरेंसेस लाना और आर्मी को मेलाइन करना, ज़ाहिर है आर्मी बहुत नाराज़ होती है, इन बातों पे खुश तो नहीं होगी। अच्छा मुशर्रफ साहब, ये बताइएगा कि आपके ज़माने में आपको याद होगा जब कारगिल का एपिसोड हुआ, उसके बाद अमेरिका के अखबारात में पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक इश्तिहार लगवाया गया, रोग आर्मी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये भी आपके ख्याल में मौजूदा हुक्मरानों ने लगवाए थे उस ज़माने में? आई कांट से, देखें इंडियन हाथ होता है, ज़ाहिर है इंडिया ने करवाया होगा, लेकिन बरखा दत्त की किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने लिखी है, वो पढ़ें ज़रा। उसने वो क्या कह रही है, बरखा दत्त उधर की एंकर पर्सन है और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने लिखा है कि ये यहाँ इंडिया ने कैसे अपनी एमिसरी भेजी बिल क्लिंटन के पास अमेरिका, टू परसुएड हिम के जी पाकिस्तान आर्मी को विदड्रॉ करवाएं। वहाँ उसने एक्शन नहीं हुआ तो कई दिन बाद ही वो दिन जेनीवा चले गए थे वो बिल क्लिंटन, वहाँ एक और एमिसरी उन्होंने भेजा। ये चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, ये बरखा दत्त बता रही है कि वहाँ पाकिस्तान को परसुएड करने के वापस जाएं। तो ये क्या हम प्रेशर में थे या वो प्रेशर में थे? ज़ाहिर है वो प्रेशर में थे, जब भी तो वो चाह रहे थे कि बिल क्लिंटन को इंक्लूड किया जाए। तो अनफॉर्चुनेट ये चीज़ें हैं जो होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बका सबसे पहले पाकिस्तान, इसकी सोच होनी चाहिए हमें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन, और वो भी आर्मी जैसी इंस्टीट्यूशन जो अहम तरीन है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में एक रेपुटेशन बनती है, उसको ख़राब करना, ये तो जुल्म है। मुशर्रफ साहब, आप नवाज शरीफ साहब जो है उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि उस पर अपोजिशन के लोग कभी उनको मोदी का फ्रेंड कहते हैं, कभी उनको सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं। इमरान खान, अच्छे ताल्लुकात तो आपके भी थे इंडिया के साथ, लेकिन आपको किसी ने सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा। तो आपके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और नवाज शरीफ साहब के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात में क्या फ़र्क है कि एक सिक्योरिटी रिस्क है और दूसरा पेट्रियाटिक है? जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। वो ये फ़र्क है कि मेरे ताल्लुकात वो रिजल्टिंग इन, उसका कुछ नतीजा निकल रहा था।
यानी नतीजा ये कि हमने सर क्रीक की डिमार्केशन, इसकी सर्वे जॉइंट ने जो इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी ने कर दी, ख़त्म कर दी। सियाचिन के ऊपर हमने विथड्रॉल लाइंस डिसाइड कर ली। कश्मीर के ऊपर हम 4 पॉइंट एजेंडा पे उसकी ड्राफ्टिंग कर रहे थे। ये उसके नतीजे में हो रहा था। अब ये ताल्लुकात जो है, इसके नतीजे में तो ये मिल रहा है हमें कि वो आगे से गालियां हमें दे रहे हैं और हमारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ऊपर से अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान में सेपरेटिज्म को असिस्ट कर रहे हैं, टेररिज्म यहाँ करवा रहे हैं। ये उसके इनके दोस्ती के नतीजे में ये हमें मिल रहा है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। लेकिन अगर आपको मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर डील करना पड़ता, हैड यू बीन द हेड ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान, मोदी आपको पता है बड़ा हार्ड लाइनर है, बड़ा रेडिकल है, एलिज्ड मैस मर्डर भी हैं गुजरात के राइट्स के, तो आप किस तरह डील करते हैं उनको? मौजूदा हुकूमत से कितना अच्छा आप डील किस तरह करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके मुल्क की ताकत आपको सपोर्ट करनी चाहिए। मैं जब पाकिस्तान में मुल्क अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की एक इंटरनेशनल रेपुटेशन बन गई थी, एक हमारी इज़्ज़त और वक़ार थी इंटरनेशनली, मुस्लिम उम्मा में हमारी वक़ार था, और इंटरनली हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग, इंडिया से बेहतर हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, 8% पे जा रही थी हमारी जीडीपी ग्रोथ। ये जब बैकअप हो तो मैं रिप्रेजेंट उस मुल्क को कर रहा था जो एक ताकतवर मुल्क था। अब जब मैं जाता हूँ, मोदी साहब मेरे सामने होते तो क्या मोदी साहब मतलब ये आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात करते, क्या वो बात करने में मेरे से तेज़ होते, क्या मतलब है? वो बात करें, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ सारे तमाम इश्यूज़ में पाकिस्तान हक वाली पोजीशन पे है। तो हमें तो कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए बात करने में, क्योंकि राइट इज़ ऑन आवर साइड, हम सही हैं हर इशू के ऊपर। तो हमें किस चीज़ का डर है? मुल्क ताकतवर है, मुल्क पीछे है। लेकिन अगर मुल्क कमज़ोर हो ना, जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, मुल्क जब कमज़ोर हो, अंदरूनी खलफिशार है, इकानमी अच्छी कर नहीं रही है, पब्लिक सड़कों पे है, डिमांड कर रही है, गदर हुआ है, बदहाली है पब्लिक की, तो फिर एक कमज़ोरी होती है। फिर आप कमज़ोरी की हालत में क्या बात करे आदमी किसी से, तो वो और दबाई चले जा रहे हैं हमें। तो आई मीन बेसिक इशू पाकिस्तान को ठीक करना है जी। पाकिस्तान ठीक हो जाए और हमारी पूरी वसाइल और रिसोर्सेज और काबिलियत है हमारी इसको मुल्क को ठीक चलाने की, तो उसको ठीक हम सबसे पहले करें। फिर देखो, मोदी हो या ना हो, कोई भी हो हिंदुस्तान में, वो हमें इग्नोर कर ही नहीं सकता, ना हमें दबा सकता है। राइट, ये आपने बड़ा बिल्कुल ठीक फरमाया। लेकिन सर, ये जो गदर और बदहाली है, इसमें नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि इसमें इमरान खान का बड़ा रोल है। इससे पहले 2 साल पहले उन्होंने इस्लामाबाद को हॉस्टेज किया हुआ था, अब फिर उन्होंने जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं बकौल गवर्नमेंट के, उससे मुल्क की इकॉनमी बैठ रही है और उससे मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। व्हाट्स योर रिएक्शन टू दैट? आपको लगता है कि इमरान खान मॉरली या पॉलिटिकली राइट है, या समझते हैं कि नहीं, इकोनॉमिकली इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है उनकी इस मूवमेंट से पैनामा के ऊपर? नुकसान इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज लोगों को तकलीफ़ थोड़ी बहुत होगी, और ट्रेड इफ़ेक्ट होगा, इकॉनमी इफ़ेक्ट होगी थोड़ी बहुत। लेकिन बात यह है पूरी, क्या करें? बात यह है कि हुकूमत ठीक चला ही नहीं रही है, मुल्क में गदर है। अब उस मुल्क में गदर है तो वो कोर्ट्स में जा रहे हैं, वो गए हैं, इमरान खान कोर्ट में गए हैं जी, वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, वो इनसे असेंबली में डिमांड कर रहे हैं कि आप रिज़ाइन करें या जाएं या तब्दीली लाएं पाकिस्तान, वो सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, या एहतसाब करें, वो कर नहीं रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान साइलेंट है, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म ही नहीं है। तो क्या करें भाई? अगर ये ना करें तो क्या करें? इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इमरान खान या ताहिरुल कादरी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हक में कर रहे हैं, क्योंकि वो तब्दीली मांग रहे हैं, और तब्दीली चाहिए क्योंकि मुल्क ठीक नहीं चल रहा है। तब्दीली से शायद मुल्क ठीक चलने लगे, तो यही चाहिए हमें, ये करना है। लेकिन मुशर्रफ साहब, आप भी बड़ा बेहतर समझते हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को,
और हम भी ऑब्वियस जानते हैं। उन्होंने कहा है कि ना मैंने पहले कभी दबाव कबूल किया इस तरह का और ना अब करूँगा। आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, वो कह रहे थे मैंने पहले भी जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दिया था, चाहे मुझे मुशर्रफ साहब ने मुझे जेल में डाल दिया था। तो ऐसे मामलात में जब वो इतने सख्त हार्ड स्टैंड लिए हुए नवाज शरीफ साहब, तो मुल्क के लिए अच्छा है ये कि वो भी नहीं मान रहे, इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये तो बड़ी टसल नहीं रहेगी इस मुल्क में, बहुत कशमकश। सही बात है, सही बात है। लेकिन ये जो आपने कहा कि उन्होंने पहले भी इस्तीफा नहीं, ये रेजिग्नेशन नहीं दी, मैंने कौन सी उनसे रेजिग्नेशन मांगी थी? आई डिडंट पुट एनी प्रेशर ऑन हिम। ना मैं उनकी रेजिग्नेशन का सवाल था उस वक्त, ना मैं मांग रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं था। मैं तो बुरी हालत थी पाकिस्तान की, लेकिन मैंने इनको कहा था कि मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ। आर्मी विल हेल्प यू, टेल मी क्या हम करें, आपको मदद करें। जब भी तो हम वापडा में आए थे, ये 98 में जब मैं चीफ था, 35,000 सोल्जर लगा के भी टुक ओवर वापडा, एंड हमने वापडा को कन्वर्ट कर दिया। मैंने इनको कहा था मुझे इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, जब करेंगे उसको कोई कहीं किसी तरीके की इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, हम पकड़ धकड़ करेंगे, बिल्कुल कोई ना बोले उसमें। तो वो हुआ और हमने ठीक कर दिया। फिर कोर्ट्स, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स मांगे, कराची में हमने मिलिट्री कोर्ट्स लगाए टू चेक ऑन टेररिज्म। तो हम तो हेल्प कर रहे थे, रेजिग्नेशन वाला सवाल नहीं था। अब ये है कि अब नाउ देखें, ये नेशनली मेलाइन हो गए हैं, वो पैनामा लीक्स आ गई है, बदनामी एक हो गई है पूरी तरीके से। सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में आप खुद ही सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे क्या क्या बातें हो रही हैं, एक क्या क्या मजाक उड़ाया जा रहा है एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री का, जो नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, इसकी बड़ी उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, ताकि वो बाहर जाए तो पाकिस्तान को वो प्रोजेक्ट करे। लेकिन एक आदमी की इज्जत जब मिट्टी में मिलाई जा रही है, सोशल मीडिया पे हर किस्म की उल्टी सीधे मजाक और जोक्स हो रहे हैं, अब उस सूरत हाल में रहना ही नहीं चाहिए। मैं होता तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मैं रिजाइन कर देता। भाई छोड़ो यार, मैं मतलब पाकिस्तान को चलाना है ना, पाकिस्तान का ख्याल रखना है, तो मैं क्यों कंटिन्यू करूं अगर मैं अचीव नहीं कर सक रहा हूं, मैं मुल्क ठीक चला नहीं सक रहा हूं, और ऊपर से मुल्क के अवाम नाखुश है। मेरे साथ भी 2007 में यही हुआ था। देखें 2007 तक मेरी पॉपुलैरिटी रेटिंग, आई रिमेंबर उस जमाने की जो हुई तो कोई 80% या कुछ थी, 78% या कुछ थी, यस। उसके बाद नीचे आना शुरू हुई ना। मुझे रियलिस्टिक होना चाहिए, मुझे मालूम है मेरी पॉपुलैरिटी नीचे जाने लगी फॉर वॉट एवर रीजन, जो मैं मानता नहीं हूँ वो रीजन गलत थी, और अब सबूत भी हो गई वो गलत थी, लेकिन पॉपुलैरिटी नीचे गई, मुझे पता था। और फिर पीपल्स पार्टी इलेक्ट हो गई और मुझे पता हुआ कि मेरा अब रोल नहीं है, मैं क्यों बैठा रहा हूँ प्रेसिडेंट। मैं अगर कोशिश करता, मैं अमेरिका जाकर मैं उधर तरले करता और मैं कहता मुझे रहने दो उधर ज़रा प्रेसिडेंट, मैं उधर बैठकर मैं यूजलेस किस्म का प्रेसिडेंट तो नहीं मैंने रहना था। मैं क्यों जाऊं किसी से तरले करने, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मैं बेकार कर दें ऐसे मतलब फ्रैंकली ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दैट इज़ द बेस्ट मशवरा, कि वो फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, और मैं ये भी कहूँगा फॉर द सेक ऑफ हिज ओन रेपुटेशन, रिज़ाइन कर देना चाहिए। मुशर्रफ साहब, आप वाक़तन आप भी समझते हैं कि पैनामा में जिस तरह अपोजिशन समझती है कि नवाज शरीफ साहब पे एलिगेशन नहीं, बल्कि ये पता चल गया है, ये वो पकड़े गए इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनके फ्लैट्स वो बता नहीं पाएंगे कि 90s में उन्होंने कहाँ से ख़रीदे, उनके बच्चे छोटे थे, उनकी बेटी डिपेंडेंट थी। आप भी समझते हैं कि ये बात इसी तरह, ये जिस तरह अपोजिशन समझती है कि वो पकड़े गए, इसमें सबूत मिल गया हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैं क्या समझ देंगे, ये बातें हैं सोशल मीडिया पे अगेन आ रही हैं, हर बंदे के ज़बान पे ये बातें हैं। मैं अभी लंदन से आया हूँ कामरान, आप भी वहाँ इतना रहते हो, आप ज़रा किसी पाकिस्तानी टैक्सी वाले से या किसी पाकिस्तानी से पूछें, वो इनकी सारी प्रॉपर्टी के बता देगा, ये रही इनकी फलानी है, ये यहाँ रहते हैं मेफेयर में, ये वाला फ्लैट इनके हैं, इस बिल्डिंग में इनके पता नहीं क्या है, ये सारी बिल्डिंग ही इनकी है। आप दुबई में यहाँ पाकिस्तानी टैक्सी वाले के पास बैठ जाएं, वो आपको दिखा देगा कौन सी चीज़ किसकी है, ये बिल्डिंग है सारी इनकी है। मतलब अब उसकी डिटेल में जाना, वो तो एक दफ़ा सोशल मीडिया ने पता नहीं कोई 3-4 पेज की प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ गई, बैंक के अकाउंट्स की आ गई बात। तो इसमें हर बंदा, हर बच्चा जानता है कि ये क्या है, ये ऐसी इस किस्म की वेल्थ, इस किस्म की दौलत जो है,
जो हम तो ये फोर्ब्स लिस्ट आती है ना, वो 100 जी, जी। वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ये इनकी तो अनचार्टेड है। ये मैं कहता हूँ ये उधर ज़रूर फिट होंगे, वो ये या पीपल्स पार्टी वाले, कई एक आसिफ जरदारी के अलावा कई उसमें फिट हो जाएंगे बिलियंस में। ये बिलियनर हैं इन डॉलर्स सारे। सही। मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब को अभी दुबई में ही आपके पास तो खैर नहीं, आपके वहीं पे यहाँ पे वो हैं, आपके ख्याल में वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? यही करप्शन चार्जेस या जनरल राहील शरीफ साहब का प्रेशर है, या क्या आप समझते हैं क्यों नहीं वापस आ रहे इतने बड़ी पार्टी के लीडर? आई मीन जाहिर है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो समझता है कि मैं क्या, मैं कि उसको पता है कि किधर है वो, ही नोज कहाँ वो, वेयर ही स्टैंड्स। आई मीन यहाँ आएंगे तो जाहिर है फेस करना पड़ेगा, ऑल्दो इसीलिए इनडायरेक्टली वो इनको सपोर्ट करते हैं कि ये गए तो वो भी फंसते हैं। तो ये अजीब ही, मतलब पाकिस्तान, पुअर पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान, सफरर पाकिस्तान, मुल्क उसके गरीब अवाम ये रो रहे हैं, ये अपने ऐश उड़ा रहे हैं। कोई दुबई बैठा है, कोई लंदन बैठा है, आलीशान घर है। मुझे मालूम है ये कारों में जाते हैं, इनके ये कार वो बेंटले है तो रोल्स रॉयस है तो आगे पीछे दोस्त और बेंटले, मेरा इनकी तो कॉन्वॉय होती है, मुझे मालूम है। रोल्स रॉयस में बैठे हुए तो आगे पीछे 10 मर्सिडीज बेंज टॉप लेवल की वो चल रही हैं, बेंटलेज हैं वो चल रही हैं। बस मज़े करो, मज़े लूटो जी, पाकिस्तान से लूट के ले जाओ। सही सर, ज़बरदस्त। अब मुशर्रफ साहब एक बात बताइए कि आपने जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी बातचीत की, मामला किया, मुलाकात की, आप जरदारी साहब को भी जानते हैं, दोनों की सियासत में बहुत फ़र्क है आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी को लेकर आपको लगता है इस वक्त वो वफाक की पार्टी इसलिए नहीं रही कि बेनज़ीर भुट्टो नहीं है उनके ऊपर? व्हाट्स योर टेक? वेल सर्टेनली देयर इज़ अ डिफरेंस। बेनज़ीर भुट्टो की इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, देयर इज़ नो डाउट इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी। गो करप्शन चार्जेस में मुलव्वस होना उनका भी था अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन इनकी तो इंटरनेशनल रेपुटेशन इज़ टेरेबल। मिस्टर 10%, अब वो लोग कहते हैं मिस्टर 90% है। अल्लाह बेहतर जानता है, मतलब क्या आदमी इन डिटेल्स में जाए। ये पता है कि ये वो फोर्ब्स लिस्ट जो है ना 100 वाली, उसमें ये होंगे, उसमें ये हो सकते हैं अगर वो वेल्थ डिक्लेयर हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा मुशर्रफ साहब, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है आपकी फाइनेंशियल करप्शन का, क्योंकि हमने बहुत तलाश किया, नहीं मिली। लेकिन आप जो है आपने खुदावंद ताला को ले आए बीच में, तो आप बिल्कुल, आपका ज़मीर साफ है, आपने कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं की। अपने इतना बड़ा आपका ओहदा था, इतनी बड़ी पावर आपके पास थी, यू आर क्लियर ऑफ योर कॉन्शियस अबाउट इट? ऑब्वियसली आई एम क्लियर। अगर मेरे ऊपर कोई निकाल दे एक पैसे की, एक पैसा, तो मैंने तो कई दफ़ा कहा है, मेरे लिए इस मुल्क का एक पैसा भी मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए हराम है। मैं जब 2009 में बाहर आया हूँ, 2009 में, देखें अगर मैंने पैसा बनाया होता, मेरे पास बैंक अकाउंट होते, मेरे पास ऑफशोर अकाउंट होते, मेरे पास कोई घर होता, मेरे पास एक ईंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, एक अकाउंट $1 का बाहर नहीं था। कभी मैंने ना कोई ऑफशोर अकाउंट रखा, ना था, ना है। मैं तो अपने दोस्त ब्रिगेडियर नियाज, वेरी नाइस ऑफ हिम, उन्होंने ऑफर किया, मैं उनके घर में रहा। अच्छा। 6 महीने तो मैं उनके घर में था, मेरे पास घर जगह ही नहीं थी रहने। दुबई में? दुबई में नहीं, लंदन में। लंदन में? अच्छा। रिचमंड में उनका घर था, बड़ा अच्छा घर। 6 महीने में बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मदद की और मेरे पास हो गया। आपने लेक्चर्स वगैरह दिए? पाकिस्तान का नहीं, लेक्चर्स दिए। और मैं आई मस्ट से मैंने अब दूसरी किताब लिख दी है, उसमें मैं लिख भी रहा हूँ। किंग अब्दुल्ला ने हेल्प किया। यस। अच्छा। मैं उम्रा करने गया कोई 4-5 महीने बाद। अच्छा। उन्होंने, हाँ, उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या, किधर रह रहे हो? मैंने कहा मैं अपने दोस्त के घर में रह रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था, तो अब क्या बताएं आपको। ही ट्रीटेड मी लाइक अ ब्रदर, छोटा भाई। एंड विदाउट मैंने उनसे पूछा नहीं, मैं किसी से भी कभी नहीं मांगूंगा ज़िंदगी में। सही। उन्होंने दे दिया। ही हेल्प एवरीथिंग। वो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, ये उनका, ये लंदन में जो तोहफा है आपके लिए, उनकी वजह से। अच्छा। हाँ, यस इंडीड। तो मतलब ये घर नहीं तोहफे दिए, बट फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा की उन्होंने। ही ऑलवेज सेड कि आपको मैं अपने छोटे भाई समझता हूँ। तो मेरे से पूछा, अब मैं कमरे में वापस आ गया, रात के कोई 12 बजे जी नॉक हुआ, एडीसी ने मुझे जगाया कि जी सऊदी आए हुए हैं, कुछ आपसे ज़रूरी मिलना चाह रहे हैं। मैं उन्होंने कहा है कि कल सुबह, उन्होंने कहा नहीं अभी हमें ऑर्डर्स हैं, अभी मिलना है। वेरी तो इंटरेस्टिंग। वहाँ वो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले आए थे कि ये साइन, मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैव टू साइन दिस। आई आस्क्ड व्हाट एम आई साइनिंग? तो इट वाज अकाउंट वाज ओपनड, orders of His Majesty, an account is being opened, and well, I was very much assisted. And then जब मैं वापस आया हूँ, किंग अब्दुल्ला ने का जहाज़ लगा वहाँ, उस जहाज़ में बैठ के लंदन आया मैं वापस। तो बात ये है कि देखें, मुझे इस वक्त मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलती है। ये इज़्ज़त मैंने आपको बताया, ये मैं तो रिटायर्ड था, मैं तो सही। लंदन बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास ना। उधर से ये हुआ, और उसके बाद मेरी लेक्चर सर्किट शुरू हो गए, सही। जहाँ मतलब मैं इंडिया भी गया हूँ, और ना लेक्चर सर्किट पे मैंने कई दफ़ा बताया दोबारा, हालांकि ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, ये क्या आदमी अपनी बातें करे। मेरी एवरेज फीस जो है मेरे 40 मिनट के लेक्चर की जी 1 लाख और $1.5 के दरमियान, एक लेक्चर में 40 मिनट में। शुक्र ये आप लेता था। इंटरव्यूज के नहीं चार्ज कर रहे इतने, वरना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता 40 मिनट्स का सर। वाह वाह, जबरदस्त। ठीक है। या सो ये इंडिया में गया हूँ, वहाँ उन्होंने, उनसे तो मैं सबसे ज़्यादा उन्होंने दिए थे। तो अच्छा, ये तो अल्लाह ताला ने मदद टीवी इंटरव्यूज की। के भी आप चार्ज करते थे इंडिया वालों को? नहीं, टीवी इंटरव्यूज नहीं चार्ज करता हूँ, ऑल्दो मैं भी तुमसे भी चार्ज करूँ, मैं तो मुझे कम से कम 5-10 हज़ार डॉलर तो दो ना मुझे। किंग अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने आपके लिए एक अकाउंट खोला, असिस्टेंस प्रोवाइड की, और वो आपको मंथली या रेगुलरली बेसिस पे मिलती है असिस्टेंस जो दे रहे हैं। नहीं, अब चलो उन डिटेल्स में नहीं जाओ। बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने मुझे दे दिया, एंड इट वाज प्लेस्ड एट माय डिस्पोजल। सर ये बताइए, आपने जो बात बताई, यही आर्गुमेंट जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा का आया, तो कौमी असेंबली में वो खड़े हुए, उन्होंने जो बताया कि जब उनकी हुकूमत बेदखल हो गई, उनको जलावतन कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें फिर सरूर पैलेस में ठहराया गया, और सऊदी अरब के जो बादशाह थे उन्होंने हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस की, और उसकी वजह से हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हुए, हमें स्टील की वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त मिली, और ऑब्वियसली बड़े फेवरेबल हालात में मिली होगी। तो जिस तरह आप जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप सही कह रहे होंगे कि आपने करप्शन नहीं की और आपको किंग अब्दुल्ला ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो इस तरह नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं उनको वहाँ के बादशाह ने सपोर्ट किया, तो आप दोनों की सपोर्ट में क्या फर्क है? वो अपनी करप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा करप्शन का कि किंग अब्दुल्ला ने उनको, सऊदी अरब के किंग ने उनको सपोर्ट किया था उस वक्त, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, क्या फर्क है? रियली देखो, ये फर्क पता नहीं है। देखो, सच और झूठ का फर्क है, बस ये है। आई डोंट थिंक किंग अब्दुल्ला ने उन्हें कुछ दिया, वो अपना ही जो कुछ कर रहे थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस वगैरह होगी आई थिंक, ये कि वो उन्हें सारा वेल्थ उनकी उन्होंने दी। दूसरी बात ये है कि इनकी वेल्थ जो है ज़्यादा जो एक्सपैंड हुई है, वो देखने की चीज़ ये है, ये पैनामा की जो बातें हो रही हैं, ये तो यहाँ बाद में की बातें भी है ना। ये इनकी गवर्नेंस जब थी उस वक्त इन्होंने कमाई की है। नाउ व्हेन यू आर गवर्निंग एज प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त अगर आप अमीर हो रहे हैं, उसका आपको जवाबदेह होना चाहिए मुल्क को। मैं जवाबदेह हूँ, मुझे पूछें मेरे ज़माने में क्या क्या था मेरे पास, कहाँ था, मैं आपको एक एक चीज़ जवाब दूंगा। कहाँ था कि आर्मी की मेरे पास प्लॉट किधर के, और मैंने वो डिक्लेयर भी किए थे। इनकम टैक्स रिटर्न आप CBR में जाएँ, वहाँ मिल जाएगा आपको, और उसमें से एक चीज़ मुझे झूठ प्रूव कर दें तो मैं जवाब दे, जो सारा कुछ था। अब ये इन्होंने तो एक्सपैंड करते रहे। ये बात हो रही है बिल्डिंग्स की यहाँ दुबई में और उधर लंदन आपके में। दौर में तो ये तो बात की बात पाकिस्तान में, आपके दौर में तो उनका कारोबार वो कह रहे हैं ठुस था बिल्कुल, जब तक आपका दौर रहा है। यस, तो ठूस था वो, क्योंकि वो शायद कमा नहीं रहे होंगे, जाहिर है उस ज़माने में तो नहीं कमा सक रहे थे, और जो कुछ कर रहे थे वो सऊदी अरेबिया में कर रहे थे, कोई स्टील मिल वगैरह इन्होंने सुनाए लगाया वहाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके मतलब ये कहा जाता है जिस आपका दौर हुकूमत था, नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए,
तो अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि 40 बैग भरे हुए थे उन्होंने अपने साथ पैसों से। तो अगर ये बात सही है तो ये तो बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आपकी गवर्नमेंट की कि आपने जाने दिया पाकिस्तानी पैसा बाहर। अगर ऐसा हुआ, आपकी खबर, आपकी नज़र से गुजरी है इन्फॉर्मेशन कि 40 बैग उनके साथ थे पैसों के? आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये गए, इनको जाने दिया था। और जैसे ये बात सही है, किंग अब्दुल्ला ने इनको पनाह दी वहाँ। किंग अब्दुल्ला, देखे, किंग अब्दुल्ला ने, मुझे याद है, मुझे उन्होंने जो अल्फाज बोले, उन्होंने ये कहा कि एक तो मुझे एडवाइस थी, वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो मुझे भाई की तरह समझते थे जी जी। बहुत ज़्यादा, और जेन्युइनली वो कहने लगे, मुझे उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, ब्लड वन स्पिल्ट इज़ नेवर वॉश्ड अवे। ये एक एडवाइस, जबरदस्त। दिस वाज अ गुड एडवाइस ना। मेरे कोई इरादा नहीं था टू स्पिल ब्लड, बिल्कुल 0% इरादा था। मतलब आप नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं देना चाहते थे? नेवर नेवर नेवर, इट कुडंट बी डन, कभी नहीं करना था। तो ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आई कैन रेस्ट अश्योर्ड, इट इज नॉट इन माई माइंड एट ऑल। फिर उसने कहा कि ही हैज़ बीन द हेड ऑफ पाकिस्तान and he has relations with us, and when somebody develops relations with me, I owe some sincerity to him। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे ही कही। तो मैंने कहा ये सब। तो फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, आई वांट टू हेल्प, या कुछ इस किस्म की, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, जिसकी मुझे समझ नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि उसको यहाँ भेज दें। आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो मैं आ गया पाकिस्तान, और उधर वही चल रही थी, ट्रायल व्रायल। मुझे बाद में रफ़ीक हरीरी साहब, लेबनान के जो प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने मुझे, वो मेरे से, उनकी दोस्ती हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। वो ही बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मी। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन करके बताया, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ हैपनिंग। उनकी ताल्लुकात किंग अब्दुल्ला से बहुत थे। सही। उन्होंने कहा कि वो तो कुछ बड़े नाराज़ बैठे हुए हैं कि उन्होंने कुछ आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने कुछ किया नहीं। मैंने कहा आई एम वेरी सरप्राइज कि कोई, मुझे तो नहीं पता कोई ऐसी चीज़। अच्छा। तो बाद में मैं गया उधर सऊदी अरेबिया। अच्छा। आई सेड, उनसे मैंने पूछा कि क्या व्हाट वाज द इशू, जो आई नो नथिंग। देन ही टोल्ड मी वही बातें कि अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड, आई कॉल्ड हिम अ फ्रेंड। सो नवाज शरीफ साहब को बात की? हाँ, यस, अच्छा। बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आपसे कहा कि वो आप दोस्त हैं सऊदी अरब के, और उनके तो आप उनको छोड़ दें, जाने दें? यस। फिर उन्होंने क्लियरली कहा कि आई विल, ही कैन कम हेयर, यू रन योर कंट्री। आपका रिएक्शन क्या था इसके फौरी तौर पे? वाज इट सरप्राइजिंगली शॉकिंग? और Yeah, I was very surprised that I didn't understand। पहली दफ़ा वो असल में इतनी नफासत से बातें करते हैं, तो बिल्कुल क्लियरली लठमार किस्म की बातें नहीं करते हैं। वो बहुत डिप्लोमेटिकली बात करते हैं। दैट रिक्वेस्ट जो कुछ भी है उनकी बहुत तरीके से कर रहे थे। सर, आपने फिर फौज को किस तरह कन्विंस किया, कैबिनेट को किस तरह कन्विंस किया वापस जाके कि इतना बड़ा डिसीजन लेना कि नवाज शरीफ साहब को जाने दीजिए? यस, मैंने डिस्कशन ज़रूर की कि डिसीजन आप ले चुके थे? वेल, आई मीन आई डोंट रिमेंबर रियली, लेकिन वो पहले 3 साल थे हमारे, उसमें तो यस आई हैड ऑल द अथॉरिटी, और 14 मेरे मिनिस्टर्स थे, वो सब मेरी बात सुनते थे और मानते थे। मुशर्रफ साहब साथ गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मुशर्रफ साहब, ये बता दीजिए कि इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान में, जिस तरह आर्मी नाराज़ हुई है अपनी खबर के लीक होने पर या दूसरे मामलात पर, आपके ख्याल में आर्मी चीफ जो है वो क्या सोचते होंगे इस वक्त, और प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुकात की क्या नोयत होगी? अगर इतने बड़े अहम लेवल पे दोनों लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होंगे आपस में, तो ये किस तरह हम हिंदुस्तान के साथ, रॉ के साथ मुकाबला करने के काबिल? आपके ख्याल में आर्मी चीफ क्या सोच रहे होंगे? जब उनको ये तो पता ही होगा कि जब परवेज़ रशीद साहब ने ये किया तो हुकूमत भी मुबैना तौर पे इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, आर्मी को मिलान करने में। आर्मी चीफ क्या सोचता होगा ऐसे मौके? आप खुद भी आर्मी चीफ रहे हैं। अब जाहिर है आर्मी चीफ, देखें, आर्मी चीफ तो डिस्कशन करता है, अपने उसके फोरम्स हैं, कोर कमांडर्स का फोरम है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स का फोरम है, जो 5 एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहाँ, 6 लेफ्टिनेंट जनरल GHQ में, वरना सबसे बड़ा तो कोर कमांडर्स का है, 9 कोर कमांडर हैं, 9 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। फिर उसके अलावा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वो साल में एक दफ़ा होती है, जिसमें कोई 150-200 मेजर जनरल, सारे 2 स्टार एंड अबव मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं। ये फोरम्स हैं, उधर वो
डिस्कस होती हैं चीज़ें, और बहुत अफसोस ज़ाहिर है वो करते होंगे, वो तशवीश ज़ाहिर है वो अलार्म्ड हैं, वो कोर कमांडर्स अपने अपनी व्यूज़ देते हैं और वो उनको बुरी हालत पाकिस्तान की फ़िक्रमंद तो ज़रूर होंगे वो। तो सारा द बक स्टॉप्स एट द आर्मी चीफ, वो बेचारा एक ऊपर बैठा हुआ क्या करे, पाकिस्तानी अवाम डिमांड कर रही है उससे कुछ करो, ये करो वो करो, अभी मत जाओ, जाने नहीं दे रहे हैं, अच्छी किस्म की बातें हैं, पॉपुलर आदमी है। अब वो उसने फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कुछ अबाइड करना चाह रहे हैं कि जी 3 टेन्योर पूरा हो गया है, जाना है, रूल्स पे भी चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये एक आदमी जो टॉप पे आर्मी चीफ है, जो मेरे साथ भी हुआ, इट इज़ अ लोनली, वो कहते हैं ना, इट वेरी लोनली एट द टॉप। आप अकेले हो, फाइनल डिसीजन आपका है, आप अकेले हो, तन्हा हो, लोग बड़ी एडवाइस देते हैं, कोई कह रहा है ये करो, कोई कहता है हाँ जी चले जाओ, कोई लेकिन डिसीजन आर्मी दूसरे कहते हैं जाने। जाहिर है डिसीजन एक आदमी ने अपने घर में बैठकर आंखें बंद करके सोच के फैसले लेने हैं, वो फैसला गलत भी हो सकता है, उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। तो ये होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ैसला अगर आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का सोच के, बाकी छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो, अपने आप का भी छोड़ दो, अपना ख़तरा छोड़ दो, कोई ख़तरा नहीं है जी, अल्लाह ताला गॉड इज़ ग्रेट, कोई ख़तरा नहीं होता। आप सिर्फ पाकिस्तान और उसकी आवाम, क्योंकि आपका काम ही है ना आवाम को खुशहाली दो, पाकिस्तान को डेवलपमेंट में, ये काम है आपके लीडर का यार। अब इसमें सोचते हुए आप फैसला ले लें, अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है, क्योंकि नीयत आपकी अच्छी है, आपकी मदद होगी और आप सुरखरू होंगे। तो आपको लगता है पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में आर्मी चीफ जो है वो उनको एक्स्ट्रा जुडिशल काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? देखें कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं कर सकते, अब मैं कहूँगी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सर मुल्क के इंटरेस्ट में करना चाहिए आपके ख्याल में उनको? मुल्क का इंटरेस्ट सुप्रीम है, मुल्क के इंटरेस्ट में हर चीज़ जो है, एवरीथिंग इज़ फेयर, वो जो लव एंड वॉर कहते हैं, मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज़ फेयर फॉर व्हेन यू डू जेन्युइनली फॉर द कंट्री। लेकिन इधर सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट हमारा बैठा हुआ है, इन्होंने हमेशा फौज आगे, द फायरिंग हैज़ बीन डन फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द फौज, उसके ऊपर ये वो करते हैं, बाद में उनके एक्शन को वैलिडेट करते हैं हमेशा कोर्ट। अब इन्होंने कह दिया हुआ है, लॉ भी पास किया है, कोई जजमेंट पास किया है कि वो वैलिडेशन नहीं होगी, तो वो आर्मी को और आर्मी चीफ को और फंसा दिया इन्होंने। अब अगर वो किया है आपने, तो अब आपका फर्ज है कि पाकिस्तान को बचाओ, आपका फर्ज है कि आप जजमेंट दो, आपका फर्ज बनता है। और नाउ आर्मी आपके पीछे होगी, इंस्टेड ऑफ आर्मी आगे और आप वैलिडेट करो, आर्मी पीछे, आप आगे जाओ ना जरा। और आप क्या पाकिस्तानी नहीं हो? यस, आप पाकिस्तानी नहीं हो क्या? आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान के हक में जजमेंट्स दो। मुशर्रफ साहब ये बताइए कि ये क्यों कहा जा रहा है, परसेप्शन बनाया हुकूमत ने कि इमरान खान साहब के पीछे जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वरना वो ये सब कुछ ना कर रहे होते। और इसका ताल्लुक राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन से, हालांकि वो कह चुके हैं कि मैंने नहीं लेनी। क्यों आई थिंक आई विल बी गेसिंग, तो मुझे ऐसा इशू है जिसमें मुझे गेस नहीं करना चाहिए। सर ये बताइए, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में पब्लिक इतनी तंग है, देखें आर्मी एक 19 को 20 बना सकती है, ISI के बारे में बड़े कहते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस, ये 18 को 20 बना देगी, 19 को 20, 0 को 20 नहीं कर सकती है। और जी आपकी कोई सपोर्ट नहीं है तो वो सारा पूर्ण लाखों आदमी आर्मी ले और GHQ या वो ISI ले आएगी, नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो ज़रूर सपोर्ट है, क्योंकि मुल्क तंग है, अवाम तंग बैठा है, अवाम खुद आ रहे हैं, उनके जज्बा देखें। मैं तो टीवी देख रहा हूँ, आप ही लोग मुझे दिखाते हैं, जी। वो टीवी पे देखें, जज्बा देखें, वो यंगस्टर्स हैं, औरतों को देखें, वो लड़ रही हैं, डंडे खा रहे हैं,
टीयर गैस है, आंसू निकल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उधर आगे से वो हज़ारों पुलिस वाले खड़े हुए हैं हेलमेट पहने हुए, उनका मुकाबला करने को तैयार हैं। तो ये कौन करता है? ये तो नहीं है कि ISI ने कह दिया तो वो आगे ये कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं करता। मुझे बता दीजिए कि ये जो परवेज़ रशीद साहब का मामला हुआ है, अगर आप आर्मी चीफ होते हैं या आर्मी इस वक्त आप आर्मी में होते हैं, तो क्या ये आपको लगता है सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हद तक की बात है इतनी बड़ी खबर लीक करना, या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े और वजीर की कॉन्सेंट के बगैर ऐसा हो नहीं सकता था खबर लीक हो? हाँ, ये मतलब वो मुझे एक्चुअली मुझे जो बताया गया है वहाँ 5 लोग बैठे हुए थे, जैसे मैंने बताया। इनकी तरफ से तो इसाक डार, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये 3 थे न। परवेज़ रशीद अगर वहाँ नहीं थे तो जाहिर है किसी ने तो उन्हें बताया। इन 3 में से किसी एक ने बताया या एक तीनों ने मिलकर सोचकर बताया, कुछ तो हुआ है ना। मैं उसमें गैस नहीं, इनमें से अलावा तो कोई नहीं हो सकता। जाहिर है आर्मी चीफ ने, DGI ने तो नहीं बताया। तो इन तीनों ने दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनमें से एक ने छुप कर बता दिया, दूसरा ये है कि तीनों ने मिल के सोचा समझा मंसूबे के मुताबिक। सर ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी हो गई फिर तो, अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, सही बात। ये मुशर्रफ साहब के साथ बात जारी है, हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस शो। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मुशर्रफ साहब, आपने दोनों को डील किया है, इमरान खान साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। आपकी अपनी राय क्या है? दोनों कितने स्ट्रॉन्ग लफ्ज हैं? मैं समझता हूँ कि दोनों ऑब्स्टिनेट और ऑब्स्टिनेसी जो है ना, जी कि मानना ही नहीं, हटना ही नहीं, वो दोनों में है। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, आपने अपना टाइम दिया। व्यूअर्स, आप उनके व्यूज सुन रहे थे, आपसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है फ्रंटलाइन कामरान। मुझे दीजिए इजाजत।